हार्ट ऑफ इंडिया। और निश्चित रूप से हमारा जो विजन है वो है ग्लोबल विजन ऑफ। प्रयास कर रहे हैं हम ऐसी कोई चीज पर जो कहते हैं कि सोचना चाहिए, अगर सोचा जाएगा तो फिर कहते हैं कि करना चाहिए। और मैं कहता हूं कि जब सोच के हम करते हैं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि असंभव से संभव जब होने का कोई तात्पर्य होना चाहिए। तो आज की जो हमारी थीम है इस पर मैं प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। आदरणीय हमारे सेशन के डॉक्टर सुनील सर, डॉक्टर अंकित सर, हमारे कौशिक सर और आप सभी गणमान्य जितने भी अतिथिगण और मुझे जो सुनने वाले इतने जो प्रबुद्ध वर्ग के हमारे जितने सीनियर डॉक्टर्स हैं, शिक्षाविद हैं और मेरे सभी स्टूडेंट्स, मेरी कोशिश है किसी भी चीज को असंभव से संभव करने का प्रयास करना। इसके लिए चूंकि टॉपिक आपका है होम्योपैथी से हम कैसे कर सकते हैं, तो इन्वायरमेंटल चेंजेस में जैसे कि काफी सारे स्पीकर्स ने बताए कि इन्वायरमेंटल चेंजेस के कारण कई सारे हेल्थ हजार्ड्स हमने देखे हैं। इसके बारे में हम बहुत ज्यादा जो कारण है वो हम सुन चुके हैं। अब मैं इसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करना चाहूंगा। सॉल्यूशंस वो होते हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि मेडिकल साइंस की जीत होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि कोई भी सिस्टम पूरी तरीके से कंप्लीट है, हर सिस्टम की अपनी अपनी लिमिटेशंस है, हर सिस्टम का अपना अपना स्कोप है और सभी सिस्टम अपना अच्छा प्रयास कर रहे हैं किसी भी तरीके से मेडिकल साइंस में जितनी भी बीमारियां हैं उन पर काम करने के लिए। चूंकि मैं बीइंग अ होम्योपैथ और मैं बीइंग एक तरीके से मैं अपने बारे में अगर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा तो मैं 19 एलोपैथिक डॉक्टर्स के घर से आया हुआ एकमात्र होम्योपैथ हूं। तो इसका मतलब है कि मैंने बचपन से होम्योपैथी में जो भी काम करने की प्रेरणा थी वो मेरे घर में जो सीनियर एलोपैथ डॉक्टर्स हैं उनके थ्रू मिली। घर में आयुर्वेद फैक्ट्री था, कहीं ना कहीं आयुर्वेद का थोड़ा बहुत नॉलेज मिला। और जब मैंने पढ़ाई होम्योपैथी में की तो उन सभी का एक ही विजन था कि आप होम्योपैथी को, जो इंपोर्टेड होम्योपैथी है जो कि हमें जर्मनी से मिली थी, उसे हम कुछ ऐसा बनाएं जिसे हम इंडिया से सुपर स्पेशलिटी बनाकर एक्सपोर्टेड होम्योपैथी तक ला सकें। तो ये एक मेरा विजन था जिसके कारण मैंने 21 साल की जो मेरी मेहनत है, जैसे कि सर ने बताया, आशीर्वाद दिया। मैं आज कुछ ऐसे केसेस के बारे में बात करूंगा जहां पर होम्योपैथी की जरूरत इन्वायरमेंटल चेंजेस से होने वाली जो बीमारियां हैं उसमें हमें पड़ सकती है। और मेरा कहना है कि अगर हम सभी सिस्टम मिलकर एक होकर किसी भी तरीके से किसी मेडिकल कंडीशन को फाइट करते हैं तो निश्चित रूप से न केवल वो बीमारी ठीक हो सकती है बल्कि एक आने वाली समय के लिए जो फ्यूचर की जो जनरेशन है उनके लिए हम एक नया टूल स्थापित कर सकते हैं। मेरे टॉपिक का नाम है सस्टेनेबल हेल्थ केयर थ्रू होम्योपैथी। क्योंकि होम्योपैथी के बारे में सभी को पता है कि होम्योपैथी एक सेफ सिस्टम है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। होम्योपैथी सेफ सिस्टम है क्योंकि नॉन टॉक्सिक है और नॉन केमिकल बेस्ड सिस्टम के कारण हम इसे ज्यादातर काउंट करते हैं। ज्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि होम्योपैथी अगर फायदा नहीं करेगी तो नुकसान भी नहीं करेगी, ये एक जनरल रूल है। पर चूंकि होम्योपैथी में मैं इस बारे में और प्रकाश इसलिए डालना चाह रहा हूं कि अब वो होम्योपैथी हम चेंज कर रहे हैं इंडिया से सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट में। इस तरीके के पेशेंट्स के लिए होम्योपैथी का यूज नहीं किया जा सकता क्योंकि ये स्लो है। अगर ये स्लो है तो फिर ऐसे केसेस में हमें इतना टाइम नहीं मिलता था, इसलिए हमने इस सिस्टम को चेंज किया। इसमें कुछ एविडेंस बेस्ड सिस्टम को लॉन्च किया और जैसी रिपोर्ट हमें प्राप्त होती है उसके आधार पर हमने डोजेस का सिलेक्शन किया और उस डोजेस के आधार पर हमने जब जो ट्रीटमेंट चालू किया उस आधार पर जब 3000 से ज्यादा पेशेंट्स का जो डेटा इकट्ठा हुआ है, मैं आज आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बड़े गर्व के साथ बताना चाहूंगा कि हमने लगभग इंडिया के सभी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ICMR, WHO, इवन जो हमारा सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी है, नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी है, यहाँ पर हमने बहुत सारे जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है उनको हमने सबमिट किया है उस डेटा को, ताकि हम चाहते हैं कि होम्योपैथी का एक यूटिलिटी स्कोप सभी तरीके से हमें पता चले और कहीं ना कहीं उसे वेरिफिकेशन के लिए भी लिया जाए। और जब ये वेरीफाई होता है तो निश्चित रूप से इसका फायदा हमें जो नेक्स्ट जनरेशन के लोगों हैं उनको पढ़ाने में भी मिलेगा और कहीं ना कहीं उन्हें ट्रीटमेंट देने में भी मिलेगा। तो चूंकि होम्योपैथी एक नेचुरल ट्रीटमेंट है, हमारा टॉपिक है एनवायरमेंटल बेस्ड नेचुरल हीलिंग। तो चूंकि होम्योपैथी नेचुरल सिस्टम है, आपकी बॉडी रिस्पांस को नेचुरल तरीके से अंदर से ठीक करता है बिना किसी साइड इफेक्ट का। और मेरा एक सिस्टम में एक और चीज आता है कि मैं कहता हूं कि बिना साइड इफेक्ट तो है पर हम थोड़ा परहेज के कॉस्ट इफेक्टिव है। क्योंकि जैसे हमने पूर्व कई स्पीकर्स को सुना, कई बार मेडिकल साइंस की कई सारी ऐसी बीमारी है जिसमें काफी कॉस्ट का वहन करना पड़ता है। तो होम्योपैथी मेरे हिसाब से एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अगर 4 या 5 प्रकार की कोई प्रकार की बीमारियां हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उसको मिलाकर हम एक ही किट में उस पर्टिकुलर पेशेंट को इंडिविजुअलाइज तरीके से हम कवर करें। तो इससे काफी सारे पेशेंट्स को केमिकल जो साइड इफेक्ट्स होने की जो चांसेस होते हैं, काफी सारी दवाइयों को लेने की जो प्रतिकूलता का सामना करना पड़ता है, उसे हम बचाने की कोशिश करते हैं। तो मेन इफेक्टिव जो ट्रीटमेंट है कि हम इसको जड़ से समाप्त करने के लिए रूट कॉज पे काम करें, बिना परहेज का हम ट्रीटमेंट दें, बिना साइड इफेक्ट का ट्रीटमेंट दें, परहेज हटाकर एक फास्ट ट्रीटमेंट दें। फास्ट करने के लिए मैं कुछ केसेस आपके सामने आगे बात करूंगा जिसपे हम
चर्चा करेंगे। और होम्योपैथी की जरूरत है आज के डेट में सर कि किसी भी सिस्टम के साथ, एडॉप्टिबिलिटी के साथ। मैं इस मंच के माध्यम से आह्वान करना चाह रहा हूं कि अब ये समय आ गया कि हमको मिलकर यूनाइटेड रूप में कहीं ना कहीं मेडिकल फील्ड के लिए काम करना चाहिए। तो हमें जरूरत है डॉक्यूमेंटेशन की, साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड सिस्टम को लाने की। तो चूंकि होम्योपैथी में ऐसा कहा जाता है कि इस तरीके की सिस्टम की थोड़ी लैकिंग है, इसलिए दुनिया में कई देशों में हमें इस बात के लिए सामना भी करना पड़ा कि इसको होम्योपैथी को किसी ने कहा कि ये प्लेसिबो है, किसी ने बोला कि साइंटिफिक नहीं है, किसी ने बोला कि इनकी फंडिंग बंद कर दीजिए क्योंकि ये स्लो इफेक्ट है और ये सिर्फ साइकोलॉजिकल है। तो मेरा इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से पूरा मैसेज है ये दुनिया को वर्ल्ड वाइड, क्योंकि मैं ब्रिक्स का एम्बेसडर भी हूं, भारत, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्रिटेन में जहां जहां जाता हूं वहां पर ये बात बता रहा हूं कि हम इंडिया से सुपर स्पेशलिटी लेकर आ रहे हैं जिसमें हम प्योरली होम्योपैथी को साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड सिस्टम पर एडॉप्टिबिलिटी देंगे और कहीं ना कहीं उसको साबित भी कर रहे हैं। जीवन जीना है, काटना नहीं है, ये मेरी थीम है। मेरे ख्याल से यहां पर बैठे जितने लोग हैं उसमें ये सभी लोग एग्री करते होंगे कि हमें जीवन जीना है, काटना नहीं है। दोस्तों, एक ही जीवन मिला है, पूरी कोशिश कीजिए कि इसको भरपूर जिए। अगर कोई बीमारी आ जाए, क्योंकि इतनी बड़ी जीवन है, इतनी सारी चीजें हैं, इतने सारे कॉज हैं, किसी को भी किसी प्रकार से बीमारी होती है, तो भी आपको बिना घबराए एक डॉक्टर, जो कि जैसे कि मैं सोचता हूं कि एक डॉक्टर को एक जुनून होना चाहिए कि मेरे पेशेंट को मैं कैसे ठीक करूं, और आपको जुनून होना चाहिए कि आप कैसे ठीक हुए। अगर ये दोनों मिलकर हम प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से पॉजिटिविटी के साथ आप इस चीज को समझें कि हमें किसी भी स्थिति में किसी भी तरीके की बीमारी हो, अपना प्रयासों में कमी नहीं होना चाहिए। देने वाला ईश्वर होता है, प्रयासों में कमी नहीं होनी चाहिए, चाहे डॉक्टर के रूप में हो चाहे पेशेंट के रूप में हो। इसलिए मैंने एक थीम दिया है कि जीवन जीना है, काटना नहीं है। और ये जो मेरे टॉपिक का नाम है असंभव से संभव का प्रयास। मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं कोई ब्लेम भी नहीं कर रहा हूं, बस मैं इतना सा कोशिश करता हूं कि जो मेरा प्रयास है उसमें हम जितना पेशेंट को अच्छा दे सके। अगर हम क्योर कर सके तो 100% क्योर हो, अगर हम क्योर नहीं कर सके, क्योंकि क्रिटिकल पेशेंट जब आते हैं हमारे पास, कैंसर के लास्ट स्टेज के पेशेंट, किडनी फेलियर के लास्ट स्टेज के पेशेंट, कोमा के पेशेंट, हॉस्पिटलाइज पेशेंट कैटेगरी के पेशेंट, ऑटोइम्यून कैटेगरी के पेशेंट, सर्जिकल कैटेगरी के पेशेंट, तो कई बार उस समय बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट ले चुका होता है पेशेंट और उस समय बॉडी रिस्पॉन्स भी पूरी तरीके से कमजोर हो जाता है। ऐसे समय भी हम अगर असंभव से संभव करने का जो प्रयास करते हैं, तो इसलिए शब्द को प्रयास इसलिए बोल रहा हूं कि अगर मैं 100 पेशेंट ठीक कर सकता हूं तो हो सकता है कि 100 पेशेंट ना भी कर पाऊं, तो उसके लिए हमने कैलकुलेशन दिया है कि हम कोशिश पूरी करेंगे, देने वाला ईश्वर है। अगर हम क्योर ना कर पाए तो ऑप्टिमम टू क्योर की हमारी जो कोशिश है सर, कि जितना बेस्ट हम उस पेशेंट के लिए कर सकें वो उसे होम्योपैथी से जरूर मिलना चाहिए। हम कुछ केसेस के बारे में, निश्चित रूप से ऐसे केसेस में मेरा ये कहना है कि होम्योपैथी को अगर हम, चूंकि नेचुरल ट्रीटमेंट है, बिना साइड इफेक्ट का ट्रीटमेंट है और बिना केमिकल का ट्रीटमेंट है, हम इस ऑटोइम्यून बीमारी में, जैसा कि ऑटोइम्यून बीमारी हमारे शरीर पर अटैक कर रही है, हमारा सोचना है कि हम उस बीमारी पर अटैक करें। सर, हमें इम्यूनिटी को सप्रेस नहीं करना है, हमें उस इम्यूनिटी को मेंटेन करना है ताकि हमारी खुद की इम्यूनिटी उतना काम करे। जो ये छोटे छोटे स्लाइड्स में मैं आपको दिखा रहा हूं उसमें हम चर्चा कर रहे हैं, जिसको हमने रिवर्स किया है और इसको पूरी तरीके से, ये जो पैरालिसिस, स्ट्रोक, एमएनडी, पार्किंसम, जैसा कि अभी सर ने कुछ देर पहले बात भी की इस टॉपिक के बारे में, मेरा ये कहना है कि न्यूरोलॉजिकल जो केसेस हैं, क्योंकि होम्योपैथी का जो सिस्टम है वो नेचुरल तरीके से नर्वस पैरासिम्पैथिक सिस्टम पर बहुत अच्छा काम करता है। और ऑटोइम्यून कैटेगरी HLA-B27 पॉजिटिव, जो कि एक तरीके से जीन्स के ऊपर जो असर आने के बाद जो एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो पॉजिटिव माने जाते हैं, हमने ऐसे काफी सारे पेशेंट्स के हमने डेटा हमारे पास है जिसमें हम कह सकते हैं कि होम्योपैथी मेडिसिन के यूज करने से उनका जो HLA-B27 का जो रिपोर्ट है पूरी तरीके से पॉजिटिव से निगेटिव हुआ और ये जो रिपोर्ट्स हैं जो आप सामने देख रहे हैं ये प्राप्त हुई। तो ये कुछ ऐसे एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट हैं जो हम होम्योपैथी से एक्सपेक्ट करते थे, पर इसके लिए काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो ये मैं आपके माध्यम से यहाँ पे कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ अन्य केसेस पे शोगन सिंड्रोम, जो कि एक तरीके से एनए पॉजिटिव था। एनए प्रोफाइल अगर किसी का पॉजिटिव होता है तो ऐसा कहा जाता है कि निगेटिव नहीं हो सकता। सुपर स्पेशलिटी मोनोपैथी का ये एक और यूनिक केस है जिसमें हम कहते हैं कि एनए इफेक्टर के काफी सारे पेशेंट जो एनए प्रोफाइल पॉजिटिव थे उन्होंने नेगेटिव किया और अपनी बीमारी पर अपने सकारात्मक परिणाम प्राप्त किए। फाइब्रोमाइल्जिया, जिसमें एनए पॉजिटिव होता है, ये पेशेंट ने होम्योपैथी से नेगेटिव किया। ये गठिया के कुछ पेशेंट हैं जो हमने पहले बात की। ये सोराइसिस का पेशेंट है। सोराइसिस बहुत ही एक तरीके से साइकोलॉजिकल बीमारी है, क्योंकि पेशेंट जब फिजिकली कहीं ना कहीं तकलीफ में आता है स्किन में, तो मेंटली कॉन्फिडेंस खत्म होता है और कहीं ना कहीं सोशली उसका समाज में उठना बैठना भी तकलीफ में आता है। तो जब हम पेशेंट को ठीक करते हैं, क्योंकि ऐसे मैंने कई पेशेंट देखे जो 50-50 साल से जो सोराइसिस से ग्रसित थे, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी रिकवरी नहीं कर पा रहे थे। वो सप्रेस तो कर रहे थे पर ठीक नहीं हो पा रहे थे। पर कहीं ना कहीं सुपर स्पेशलिटी मोनोपैथी का ये फायदा है कि ये हम दबाने की बजाय हम उन्हें ठीक करते हैं, तो नेचुरल तरीके से उन्होंने रिस्पॉन्स गेन किया और आज भी वो अपना बिना किसी दवाई के स्वस्थ जीवन जी रहे हैं और करीब 50-50 साल पुराना सोराइसिस की बीमारी भी उन्होंने ठीक किया। इस तरीके से उन्होंने फिजिकल, मेंटल और सोशल तीनों वेलबींग लिया। और सर WHO का एक जो डेफिनेशन है फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग, अगर मैं किसी पेशेंट को ठीक करने की सोच, प्लास्टिक एनीमिया,
इस तरीके की काफी सारे पेशेंट हैं जिन्होंने काफी लंबे समय तक जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराने के लिए मजबूर हो रहे हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराने के लिए मजबूर हो रहे हैं, उनको सुपर स्पेशलिटी मॉडल विधि से अपने नेचुरल रिस्पांस को बढ़ाकर एक तरीके से फिर से सामान्य जीवन प्राप्त किया। ये केस बहुत ही यूनिक केस है जो इंदौर की मीडिया में भी 2016 में बहुत सर ये नेशनल मीडिया का केस है। ये पूरा परिवार है जिसमें 4 लोग एप्लास्टिक एनीमिया से ग्रसित है, जिसमें कि एक बहन की दुर्भाग्य से हम उन्हें बचा नहीं पाए इंदौर में, और 3 लोगों को जब एडमिट कर दिया गया तो पूरी इंदौर की जनता उनको जाकर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड दे रही थी। तो ऐसी स्थिति में जब बिल्कुल होपलेस स्थिति हो गई थी, या फिर ये मीडिया का कुछ उसमें कवरेज भी मैंने डाला है उसको दिखाने के लिए, इस परिवार ने होम्योपैथी का ट्रीटमेंट चालू किया और सर केवल 3 से 4 महीने के ट्रीटमेंट से इन्होंने उसको पूरी तरीके से रिकवर किया, और आज भी करीब 10 साल के बाद भी ये पूरा परिवार अपना, जितने 3 लोग हैं, पूरे आसानी से अपना जीवन जी रहे हैं और बिना किसी दवाई की डिपेंडेंसी के स्वस्थ जीवन प्राप्त कर रहे हैं। केस है जिसमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है, ये बच्चे का केस है, पहले और बाद की आप रिपोर्ट देखेंगे जिसमें उसने होम्योपैथी से सही किया। इस तरीके से काफी ब्लड रिलेटेड पेशेंट्स को हम देखते हैं। ओवेरियन सिस्ट ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। कई बार ये 16 साल की बच्ची जो गुड़िया हमारे पास आई थी, जिसको 4 सेंटीमीटर की गठान बता दी गई थी और उसको बोल दिया गया था ओवरी को ऑपरेट करना है। तो सर अगर 16 साल की अगर बच्चे को अगर हम ओवरी ऑपरेट कर देंगे तो उसका तो अभी जीवन चालू नहीं हुआ है, उसके पहले ही उसको ये एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ सकता था। लेकिन केवल सुपर स्पेशलिटी मॉडोमेट्री से उन्होंने केवल सर्जिकल कंडीशन ना करते हुए उस पूरी सर्जरी को बचाया और अपनी ओवरी को भी पूरी तरीके से बचाते हुए उस गठान को डिसॉल्व किया। तो ये उसका सामान्य जीवन है जो उसने पूरी तरीके से प्राप्त किया। थ्रोम्बोसाइटोसिस, ये मैं प्रकाश डालना चाहूंगा सिकल सेल एनीमिया, जिसमें आप लोग काफी काम भी कर रहे हैं और निश्चित रूप से इसमें भारत की जो ट्रिबल जो पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा सफर कर रही है। क्योंकि मैं एमपी से आया हूं, वहां पर झाबुआ बेल्ट जो है मैडम के नॉलेज में है कि वहां पे काफी सारे पेशेंट सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित हैं और उसमें गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम भी कर रही है। हमारा प्रयास है कि अगर हम होम्योपैथी से इसमें अगर इस ट्रीटमेंट को ऐड कर देते हैं तो निश्चित रूप से उनका इंटरनल बॉडी रिस्पांस बढ़ेगा, बोन मैरो को ताकत मिलेगी, उनकी मेटाबॉलिज्म को करेक्शन मिलेगा और उसका फायदा उनकी रिपोर्ट्स में मिलेगा, जिसकी पुष्टि मैं इस स्लाइड के माध्यम से कर रहा हूं, जिसमें पेशेंट 5 ग्राम के हीमोग्लोबिन लेकर जब आया था, उसके बाद जब उसने ट्रीटमेंट लिया तो उसका हीमोग्लोबिन केवल होम्योपैथी से 1 महीने में 8.5 से 9 ग्राम के आसपास मेंटेन हुआ, और जो कि होम्योपैथी के नेचुरल ट्रीटमेंट से पॉसिबल हुआ। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से काफी और भी लोगों के अपडेट हैं जिसमें हम बात करेंगे। सीकेडी सर, ये केस में थोड़ा सा मतलब मेडिकल साइंस के लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है कि हम कोई टेस्ट भी नहीं करा सकते, कई बार चाहकर भी हम उनके लिए बहुत सारे लिमिटेशंस में आ जाते हैं क्योंकि किडनी ऑलरेडी सफर कर रही होती है। ऐसे पेशेंट को जीवन भर डायलिसिस भी करानी पड़ सकती है या हो सकता है ट्रांसप्लांट पे जाना पड़ सकता है। इस स्लाइड के माध्यम से एक बहुत बड़ा केस मैं बताने जा रहा हूं। ये पेशेंट है अशफाक खान, जो कि बुरहानपुर मध्य प्रदेश का रहने वाला है। इस पेशेंट का सर क्रिएटिनिन था 21। अगर ये पेशेंट अगर हमारे पास आए होम्योपैथी में तो निश्चित रूप से सर मैडम सबसे पहले तो हमें डांट पड़नी चाहिए कि हमने इस पेशेंट को ट्रीट क्यों किया, क्योंकि 21 क्रिएटिनिन में इसको ही मस्ट बी हॉस्पिटलाइज, उसको डायलिसिस कराना चाहिए या फिर जो भी अगला प्रोसेस है जो स्टैंडर्ड मेडिकल केयर है वो बताता है। पर चूंकि डायग्नोज हमने किया था, वो हमारे पास आया, हमने रिपोर्ट कराई, 21 आया, हमने दवाई प्लान की और ये उस मालिक की सिफारिश उसके ऊपर, या कह सकते हैं कि जैसा कि हमारे नेशनल असेंबली में या राज्यसभा में कई बार ऐसी बातें हुई कि हम क्यों डायलिसिस या ट्रांसप्लांट पे पूरी तरीके से निर्भर हो रहे हैं, अगर होम्योपैथी से कुछ अच्छा हो सकता है। तो मेरा ये मैम आपके माध्यम से ये मैसेज है कि होम्योपैथी को ऐड किया जाए इस सिस्टम पे, ताकि लोगों की डायलिसिस या ट्रांसप्लांट पे हम जो बहुत ज्यादा खर्चा होता है उसको हम होम्योपैथी से भी सपोर्ट देकर लोगों की मदद कर सके। इसी तरीके से बात करेंगे एक और क्रिएटिनिन सीकेडी के पेश, जिन्होंने 11 क्रिएटिनिन की रिपोर्ट 1 महीने में नॉर्मल की। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इस बच्चे का प्रोटीन लीकेज था जो 3+ था, इन्होंने सुपर स्पेशलिटी मॉडोमेट्री से नॉर्मल किया। ये एक वोकल गार्ड पॉलिप का केस है, जैसा कि मैं बहुत ज्यादा बोलता हूं तो कई बार मेरी भी गले में खराश होती है सर। ऐसा कई ये लॉयर साहब हैं जिन्होंने काफी बोला, वोकल कॉर्ड में पॉलिप हुआ, एक बार ऑपरेशन भी करा लिया, सेकंड टाइम रिकरेंस हुआ और फिर से उनको 1 महीने का बेड रेस्ट बोल दिया गया। इन्होंने केवल होम्योपैथी से इसको पूरी तरीके से डिसॉल्व किया और बिना किसी ब्रेक लिए अपना काम करते करते 1 महीने में डिसॉल्व भी कर लिया, तो सर्जरी बचाई। किडनी स्टोन में हम लोग बात कर रहे थे, अभी मेरी सर से बात भी हो रही थी किडनी स्टोन के बारे में। तो किडनी स्टोन में काफी पेशेंट आते हैं, जो कि होम्योपैथी का एक प्लस पॉइंट है कि किडनी स्टोन के लिए सब जानते हैं कि अच्छा काम करती है, पर ऐसे केसेस भी आते हैं जो बड़े बड़े स्टोन के लिए आते हैं, या एक तरीके से जो रिकरेंस वाले स्टोन जो 30-35 साल की हिस्ट्री लेकर आते हैं। तो भी मेरा एक, जैसे ये छोटा सा स्लाइड है, पर इसमें कहने का मैसेज ये है कि ये जैसे 3 स्टोन लेकर आया बच्चा, 15 दिन में इन्होंने केवल होम्योपैथी की मेडिसिन से सर्जरी बचाई और 15 mm, 8 mm और 4 mm के 3 स्टोन निकाले और डिसॉल्व कर दिए। तो इस तरीके से उन्होंने सर्जरी बचाने के लिए होम्योपैथी का उपयोग किया। एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस में बता चुका हूं।
किडनी का एक और पेशेंट जो कि हमारे सतना मध्य प्रदेश के हैं, आपके जो बड़े बड़े स्टोन हैं हम उसको निकाल नहीं सकते, पर उस गुफा में जिसमें वो कैविटी है, जिसमें वो बना है, हम उसमें उसको डिसॉल्व कर सकते हैं। तो डिसॉल्व करते हैं तो अपनी चीज भी बचती है, और अपना गॉल ब्लैडर अगर बच जाता है तो ईश्वर ने अगर कोई चीज दी है तो कहीं ना कहीं हम जब कुछ खाते पीते हैं तो कई लोग बोलते हैं कि यार गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो गया है, अब तुम ज्यादा कुछ नहीं खाओगे, तुमको फिर उसको पचाने में क्योंकि एक्स्ट्रा जो बाइल जूस है वो स्टोरेज नहीं है। तो बहुत अच्छा मैसेज है कि हम सर्जरी बचाने के लिए पहला प्रयास मेडिसिन से करें। अगर आप किसी कारण से नहीं बचा पा रहे तो निश्चित रूप से आपको सर्जरी पे जाने के लिए जाना चाहिए। एवियन, मैडम कोविड के बाद बिना कारण के एवियन के काफी सारे पेशेंट हमने रिपोर्टेड देखे, जस्ट बिकॉज ऑफ साइड इफेक्ट्स ऑफ सम मेडिसिन और स्टेरॉइड, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई प्रोटोकॉल नहीं था, और 1 साल 1.5 साल बाद भी हमने कई केसेस, ये रिवर्सल ऑफ केसेस मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि स्टेज 3 से भी रिवर्स होकर आज भी सामान्य जीवन जी रहा है, जो कि कहा जाता है कि असंभव है। तो अगर वो स्टेज 3 से रिवर्स होकर नॉर्मल जीवन प्राप्त कर सकता है तो हमें एवियन के लिए हिप ट्रांसप्लांट बचाने के लिए बहुत बड़ा टूल मिल सकता है। इसी तरीके से ये पेशेंट के बारे में मैंने बताया था जिसने अपना फाइब्रोइडिनोमा के गठान 4.5 सेंटीमीटर की गलाई थी, वो यही पेशेंट थी। एक और बड़ा केस ब्रिस्ट एब्सेस, जो कि ब्रिस्ट में 8 सेंटीमीटर का एब्सेस, 8 सेंटीमीटर का एब्सेस था, जिन्होंने केवल होम्योपैथी से इसको डिसॉल्व किया और स्वस्थ जीवन प्राप्त किया बिना किसी। अगर उनमें से वो एक पेशेंट हमारे पास आ जाए तो हम कहते हैं हमारी किस्मत अच्छी है कि हमें ट्रीट करना, तंबाकू या जो भी हम कह सकते हैं कॉज हो, उसके कारण जो रिकरेंस वाला केस है, पेशेंट को देखेंगे तो आरटी फीडिंग ऑलरेडी उनके नाक में लगी हुई है, मतलब ये रिकरेंस वाला केस है। तो ये ऑलरेडी ऑपरेट कर चुके हैं, पर पोस्ट ऑपरेटिव होने के बावजूद भी रिकरेंस होने के बाद 4.5 सेंटीमीटर की गठान इन्होंने होम्योपैथी से डिसॉल्व की। इस तरीके से काफी और भी पेशेंट, यूटेराइन कैंसर, ये लिम्फोमा कैंसर जिसमें कि पेट में 6 सेंटीमीटर की गठान इन्होंने होम्योपैथी से डिसॉल्व किया। 11 सेंटीमीटर की, यस मैम, यस, बस 2 मिनट, 11 सेंटीमीटर की गठान जो कि रीनल सेल कार्सिनोमा, ये भी थोड़ा चैलेंजिंग केस था, पर फिर भी होम्योपैथी से इन्होंने कंट्रोल किया। पीएसए प्रोस्टेट कैंसर जिसमें कि पीएसए 100 के ऊपर चले गया हो, 100 के ऊपर जिसका पीएसए चले जाए तो प्रोस्टेट 90 ग्राम हो, तो निश्चित रूप से हमें Sir, आपका मैसेज आई थिंक यू हैव कम्युनिकेटेड इट टू द ऑडियंस, यू नो देयर आर अ लॉट ऑफ एरियाज वेयर यू कैन। 80 साल की उम्र में हो, 84 साल की उम्र में हो, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर कोई भी सिस्टम काम करता है तो उसको एडाप्टिबिलिटी में लिया जाए। सेरिब्रल एट्रोफी एटेक्सिया की बात हो रही थी कुछ समय पहले, राजू सर बात करके गए, तो मैं उसमें प्रकाश डालना चाहूंगा कि ये जो पेशेंट है जो कि सेरिब्रल एट्रोफी जिसके कारण सेरिब्रल एटेक्सिया की बीमारी थी, तो निश्चित रूप से ये इरिवर्सिबल चेंजेस की बीमारी है, और उन्होंने होम्योपैथी से ये जो रिपोर्ट देखेंगे, न केवल मिर्गी के झटके बंद हुए बल्कि वो रिपोर्ट भी नॉर्मल हुई, और ब्रेन जो कहते हैं एक बार सिकुड़ जाता है वापस नहीं आता, ये एग्जाम्पल है जिसने असंभव से संभव करके दिखाया और कहीं ना कहीं अपने आप को साबित भी किया। तो इस तरीके से ये पेशेंट, थोड़ा सा जाते जाते मैं कुछ बात और कहूंगा। कोमा का पेशेंट मेरे ख्याल से सर मोस्ट चैलेंजिंग केसेस होता है हमारे करियर में, कोमा, जो कि वेंटिलेटर पे होता है, और हम चाहते हैं ईश्वर को याद करना, पर चाहकर भी कई बार मदद नहीं कर पाते। ये पेशेंट होम्योपैथी की ट्रीटमेंट से 15 दिन के बाद ये कोमा से आरटी फीडिंग, जो सर नाक की नली लगती है, उससे हम देते हैं दवा, और उससे हम जो मैनेजमेंट लेकर नर्वस पैरासिम्पैथिक सिस्टम को ताकत देते हैं, जिससे ये पेशेंट बाहर आया और रिवाइवल पीरियड प्राप्त किया, और आज भी इंदौर में स्वस्थ जीवन जी रहा है। तो ऐसे काफी सारे लोगों की जो कोमा की पेशेंट है, वेंटिलेटर, हॉस्पिटलाइज्ड न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम में आप देखेंगे कि जिन्होंने रिकवरी प्राप्त की। आई थिंक ये फाइब्रोइडिनोमा, ये बच्चेदानी में गठान थी, जिन्होंने 5 सेंटीमीटर की गठान बच्चेदानी को ऑपरेशन ना कराकर पूरी तरीके से डिसॉल्व किया। इनके साथ हमें होम्योपैथी को सस्टेन करना है। इन्वायरमेंटल जो चेंजेस के कारण जो भी बीमारियां हो रही है, अगर उसमें मेरे एक प्रयास से, मेरे जीवन में जाने से पहले अगर एक प्रयास से भी किसी एक पेशेंट की जान बचती है तो उसका पूरा परिवार चलता है। तो ये मैसेज जाना चाहिए कि हमें फिजिकली ठीक रहना है, मेंटली खुश रहना है, और सोशली समाज में फिर से खड़े रहना है। और इसी भावना के साथ कि आपने हमें मौका दिया, इंदौर से इतना बुलाया और हमें एक परफॉर्मेंस देने के लिए आपने। We'll come from Delhi to Gurgaon, from Gurgaon we'll go to Palwar and Manesar and so on and so forth. हम लोग भागते जाएंगे and we will have no solutions. We'll talk big, but we will have nothing on the ground.